नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकिंग में। दोस्तों, जैसे कि अभी तक हम आप लोगों को मैथमेटिक्स कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन कराते जा रहे थे। तो आज कुछ लोगों की कमेंट्स आई थी कि सर हिंदी भाषा से भी कुछ एक आध टॉपिक हिंदी भाषा को भी पढ़ाइए, उसके बारे में भी बताइए। तो आज हम आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है। इसी प्रकार से हमने हिंदी भाषा क्या है, फिर इसके वर्ड, अक्षर, ध्वनि, वाक्य, शब्द और फिर वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, इस टाइप से लेके बोलियां, उपभाषाएं, इन सब के बारे में हम आपको इस चीज़ सभी के बारे में अध्ययन कराएंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने हिंदी के पहले लेक्चर की तरफ, जो हमारा क्या है, हिंदी भाषा है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है एक्चुअली में, वो एक हमारी भाषा है। हिंदी क्या है, वो एक हमारी क्या है, एक भाषा है। जो हम हिंदी है या इंग्लिश है या उर्दू है, ये सब क्या होती है, हमारी भाषा है। तो हिंदी भी एक हमारी भाषा है। हिंदी जो भाषा है वो भाष धातु से मिलकर बनी हुई है। हिंदी जो भाषा है वो हमारी भाष धातु से बनी हुई है। ठीक है, तो भाष जो शब्द है, भाष धातु, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, भाष जो धातु है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ जो होता है, उसका मतलब होता है बोलना, जो हम बोलते हैं। भाष का मतलब होता है बोलना। भाषा होती क्या है, समझते हैं भाषा क्या होती है। भाषा को मैंने बताया, बिल्कुल छोटे से शब्दों में बता रहे हैं, विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। विचारों का आदान प्रदान यानी कि हम किसी से बात करते हैं तो उन बात को जो हम कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, और उसके विचारों को अपनी तरफ से हम सुनते हैं या कहते हैं, ये आदान प्रदान जो होता है ये भाषा के ही अंतर्गत आता है। ये हमारा भाषा है। भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान, कह सकते हैं एक तरीके से कम्युनिकेशन, एक संप्रेषण। हम किसी से कहते हैं, फिर हमने अपनी बात किसी से कही है, उसने उसी का रिप्लाई दिया है, तो ये किसके द्वारा हम संपन्न करते हैं, भाषा के द्वारा। विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। क्या है, भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई, देखिएगा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। जब हम आपसे बात करते हैं, जिसी प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो समझिएगा हम एक शब्दों को या अक्षरों को लेके नहीं, हमारा जो वाक्य है, वाक्य के ही जरिए, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य के जरिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य। ठीक, वाक्य से छोटा होता है हमारा शब्द, वाक्य से छोटा होता है शब्द, शब्द से छोटा होता है वर्ण, अक्षर या ध्वनि, या कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है हमारी वर्ण या ध्वनि। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो होती है वर्ण, अक्षर या ध्वनि। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण या अक्षर या ध्वनि होती क्या है, वर्ण क्या होती है या ध्वनि क्या होती है। ये देखिएगा, यह भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको, इस ध्वनि को या वर्ड को हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि विखंडन नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटी होती है, जिसको कहते हैं लघुतम इकाई, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसको किसी भी कीमत पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसको, वर्ड को। ध्यान रखना, वर्ड की बात चल रही है यानी ध्वनि की बात चल रही है। यह भाषा की लघुतम इकाई होती है, अर्थात क्या होता है, यह जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं या ध्वनि होती है या वर्ड होते हैं, इनको हम विखंडित नहीं कर सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा हम उसे नहीं छोटा कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, वर्ण या अक्षर या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अक्षर या ध्वनि है। परिभाषा क्या हो गई, यह भाषा की, मतलब ऐसे कह सकते हैं, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम ध्वनि या वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे
छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की डेफिनेशन समझ गए हैं, ध्वनि की जो परिभाषा है उसको समझ गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद क्या टॉपिक आएगा उसको भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी है, ठीक है। ध्वनि तक क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा। देखिए दोस्तों, आगे आए हैं, आगे हमारा क्या है, ध्वनि वर्ड तक हमने आपको समझा दिया था क्या था। अब संस्कृत से भी कुछ प्राचीन भाषाएं हैं। हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को, ठीक है। लेकिन संस्कृत से भी कुछ भाषाएं प्राचीन मानी जाती हैं, लेकिन हम यहीं से संस्कृत से ही मानते हैं। लेकिन कौन कौन सी भाषाएं मानी जाती हैं इस चीज़ को बताते हैं। सबसे पहली जो संस्कृत वो भाषा थी वो थी हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या थी, जिसको हम ब्रह्मा की वाणी यानी ब्रह्मदेव की हम वाणी को मानते थे, जिसे कहते हैं लौकिक वाणी यानी भगवान की भी भाषा या भगवान की वाणी। इसके बाद चेंज हुआ, इसके बाद आया हमारा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आया। वैदिक संस्कृत में क्या है, हमारे वेदों की रचना हुई थी, जिसको मैंने कहा है वैदिक संस्कृत। इसके बाद इस संस्कृत में परिवर्तन होकर हमारा संस्कृत शब्द बना, जो हिंदी की जननी कहा जाता है। इसके बाद संस्कृत के बाद जो परिवर्तन आया वो हमारा बना पाली भाषा। पाली भाषा वह भाषा थी जिस समय भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, वो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। अच्छा क्वेश्चन है, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, लेकिन पाली भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत से। संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैदिक संस्कृत से। और वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लौकिक संस्कृत से, ठीक है। यानी कि पाली भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से, संस्कृत की वैदिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत की लौकिक संस्कृत से। अब पाली भाषा जो है वो बुद्ध की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद हमारी आती है प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा जिसमें जैन की भाषा कहते हैं, यानी कि जैन लोगों ने अपने प्रवचन या उपदेश दिए थे। पाली भाषा के बाद आता है प्राकृतिक भाषा, जिसमें जैन लोगों ने अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश के बाद अपहट्य भाषा है, और इसके बाद हमारी हिंदी भाषा है। लेकिन ध्यान रखना, अब हिंदी की उत्पत्ति किसे बताते हैं? अपभ्रंश से। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश है। क्वेश्चन में आता है आपका, अगर हिंदी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो वो अपभ्रंश भाषा से हुई है, अपहट्य से नहीं। क्योंकि अपभट्य जो भाषा है इसको हम हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं, इसलिए हिंदी की उत्पत्ति अपहट्य नहीं होके अपभ्रंश से हुई है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, लौकिक संस्कृत सबसे पहले लौकिक संस्कृत थी, उससे वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। उसके बाद संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद प्राकृतिक भाषा आई, उसके बाद अपभ्रंश आया, फिर अपहट्य आया, फिर हिंदी भाषा हमारी आई है। अब हिंदी भाषा का विकास हम इससे न मानकर, अपभट्य से न मानकर अपभ्रंश से ही मानते हैं। यही हमारा हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुई है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पहला पॉइंट हमारा क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश से हुई है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई? हमारी अपभ्रंश से हुई है। अगर हिंदी भाषा की जननी कहा जाए तो हिंदी भाषा की जननी क्या है? हमारी संस्कृत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, अपहट्य भाषा को हिंदी का बिगड़ा रूप माना जाता है। यानी कि जो हमारी अपहट्य भाषा है इसको हिंदी का बिगड़ा रूप माना जाता है, इसलिए हिंदी की उत्पत्ति अपभट्य से नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हिंदी का बिगड़ा रूप अगर कहा जाए तो वो अपभट्य भाषा है। इसके बाद है, किसी भी भाषा को समझने के लिए वर्ण ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी सी इकाई को आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम अंग्रेजी को कोई सेंटेंस लिखा हो, उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक मैं उसके वर्णमाला यानी कि उसकी ध्वनि या वर्ड के बारे में, ABCD के बारे में मुझे अध्ययन नहीं होगा। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ड, अक्षर या ध्वनि की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्वेश्चन आ भी चुका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अभी हमने आपको समझा दिया है। इसके बाद भाषा मुख्यतः
3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, वैसे और भी प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से कितने 3 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है सांकेतिक भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा, तीसरी होती है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है कि हम अपने इशारों से किसी को बुलाएं या इशारों से किसी चीज को हम समझाएं, तो वो हमारी होती है सांकेतिक भाषा। इसके बाद हमारी होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी मौखिक भाषा, इस आदान प्रदान जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? मौखिक भाषा के द्वारा हो रहा है। फिर हमारी आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है कि हम किसी को पत्र के द्वारा अपनी विचारों को पत्र के माध्यम से किसी के पास पहुंचाएं, या कह सकते हैं आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कहीं चैट वगैरह, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह चलता रहता है, तो उससे ही हमारी क्या है? लिखित भाषा, उसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, ये हमारी लिखित भाषा होती है। आगे देखते हैं इसके विकास। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं क्या है इसमें। देखिएगा, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। ठीक है, ध्यान रखना, राजभाषा है हिंदी भाषा। अर्थात राजभाषा होती क्या है? जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जैसे कि अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें क्या है? इसकी राजभाषा क्या होगी? वहाँ के सारे काम क्या होते हैं? इंग्लिश में होते हैं, तो उसकी राजभाषा क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। अर्थात जिस भाषा में हमारे सरकारी कामकाज होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा का जो दर्जा मिला था संघ यानी संविधान के तहत 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कितनी? 10 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे विश्व में जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के अलावा मॉरिशस देश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत के अलावा एक मॉरिशस देश है, उसमें भी अधिकांश लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है हमारी? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि जो है हमारी वो देवनागरी लिपि है। ठीक, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की हमारी 5 उपभाषाएं हैं, और 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे हम चलते हैं। जो हमारी 5 उपभाषाएं थी, हिंदी की जो 5 उपभाषाएं थी उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। देखिए, पहली उपभाषा है जो हमारी पूर्वी भाषा कहते हैं, जो पहली उपभाषा है। इसके बाद हमारी पश्चिमी भाषा है, इसके बाद पहाड़ी भाषा है, फिर राजस्थानी भाषा और फिर बिहारी भाषा। ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं। पहली पूर्वी भाषा, ध्यान रखना, नोट करना, अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। पूर्वी भाषा, दूसरी पश्चिमी भाषा, फिर पहाड़ी भाषा, फिर राजस्थानी भाषा और फिर बिहारी भाषा। ये जो हमारी 5 उपभाषाएं हैं इनमें कुछ बोलियां अलग अलग हैं। बोलियां देखिए कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम 10-15 लगभग 40 से 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमारी बोलियां इतनी हैं, भारत में इतनी बोलियां जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे तो हर व्यक्ति की बोली चेंज हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ बोली जा रही है, थोड़ा 50 किलोमीटर कहीं और गए हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, और थोड़ा 50 किलोमीटर बढ़े तो कुछ और बोल रहे हैं। तो देखिए, पूर्वी भाषा में कितनी बोलियां हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्वी भाषा में कितनी बोलियां हैं, केवल बोलियों की संख्या पूछी जा सकती है। तो पूर्वी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। पूर्वी भाषा में 3 बोलियां हैं।
पश्चिमी भाषा की बात करें तो पश्चिमी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी भाषा में 5 बोलियां हैं। पहाड़ी भाषा की बात करें तो पहाड़ी भाषा में भी 3 बोलियां हैं और राजस्थानी भाषा में 4 बोलियां हैं और बिहारी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि पहाड़ी निम्नलिखित ऐसे पहाड़ी भाषा में कितनी बोलियां पहाड़ी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो पहाड़ी भाषा में 3 बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे भी पूछ सकता है राजस्थानी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो उसमें भी दे सकता है 4 बोलियां। और ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से 5 बोलियां किस उपभाषा में बोली जाती हैं? तो 5 बोलियां किस में बोली जाती हैं? हमारी पश्चिमी भाषा में। तो देखिए पूर्वी भाषा के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, बताते हैं। पूर्वी भाषा की जो पहली बोली है वो है हमारी अवधी। पूर्वी भाषा की पहली जो बोली है वो है अवधी, फिर है बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहली क्या है? अवधी, दूसरी क्या है? बघेली और फिर क्या है? छत्तीसगढ़ी। ये 3 जो बोलियां हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी भाषा के अंतर्गत। पहली है हमारी अवधी, फिर बघेली और फिर छत्तीसगढ़ी। ये हमारी पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है जो उपभाषाएं हैं। फिर हमारी पश्चिमी उपभाषा क्या है? हरियाणवी। पहली है हरियाणवी पश्चिमी में। हरियाणवी को ही हम बागरू भाषा भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बागरू उपभाषा किसे कहते हैं? तो किसे? हरियाणवी भाषा को। हरियाणवी को हम बागरू भाषा भी कहते हैं। खड़ी बोली को हम कोरबी भी कहते हैं। खड़ी बोली को हम कोरबी बोली भी कहते हैं। फिर हमारी है ब्रज भाषा, फिर बुंदेली और फिर कन्नौजी। बुंदेली और फिर कन्नौजी। इसके बाद पहाड़ी भाषा में कौन कौन सी आ जाती हैं? कुमाऊनी, दूसरी है नेपाली और तीसरी है गढ़वाली। तीसरी क्या है? गढ़वाली। फिर हमारी राजस्थानी उपभाषा में क्या आती है? मेवाती। पहली मेवाती, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मालवी और चौथी जयपुरी। जयपुरी भाषा किस में आती है? राजस्थानी भाषा में। ठीक। फिर हमारा बिहारी भाषा क्या है? इसमें पहली आती है भोजपुरी, जो बोली है वो भोजपुरी, फिर मैथिली और फिर मगही। ये हमारी 5 आपकी उपभाषाएं हो गई और उपभाषाओं के अंदर जो बोली जाने वाली बोलियां हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे और किस हिसाब से भी पूछ सकता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, ऐसे कह सकता है निम्न में से किसकी कौन सी राजस्थानी उपभाषा नहीं है? राजस्थानी उपभाषा नहीं है। तो पहले ऑप्शन में दे देगा मेवाती करके, दूसरे में मालवी कह देगा, तीसरे में जयपुरी कह देगा और चौथे में कह देगा मगही। तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी उपभाषा नहीं है? मेवाती है, मालवारी है, जयपुरी भी है, कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से पूछे जा रहे हैं कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी चीज ऐसा नहीं है। हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो गए। यहाँ तक मतलब मैंने आपको भाषा के बारे में समझाया है। भाषा के बारे में, भाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। इसके बाद हिंदी भाषा, मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भाषा हमारी राजभाषा क्यों है, किस कारणवश है। फिर इसके बाद हमारी जो आ गई हैं भाषा के अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं हैं।